हिमाचल और पंजाब में सीएम योगी आज भरेंगे हुंकार। मंडी और हमीरपुर में करेंगे जनसभा। आनंदपुर साहिब और लुधियाना में करेंगे प्रचार। यूपी दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव। कुशीनगर में सुबह 11 बजे सीएम मोहन यादव का रोड शो। सोनभद्र में बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। कुशीनगर और चंदौली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आखिरी चरण के लिए करेंगे तूफानी प्रचार। बीजेपी प्रत्याशियों के लिए राजनाथ मांगेंगे वोट। महाराजगंज में अखिलेश यादव करेंगे तूफानी प्रचार। निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज में होगी जनसभा। आखिरी चरण के प्रचार में सपा अध्यक्ष झोंकेंगे ताकत। लखनऊ में बिजली कटौती से आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरी। नाराज लोगों ने सड़क जाम कर किया प्रदर्शन। बिजली कटौती के खिलाफ फूटा गुस्सा। यूपी में गर्मी ने तोड़ा 132 साल का रिकॉर्ड। प्रयागराज में 39 डिग्री तक पहुंचा तापमान। गर्मी की चपेट में आने से अब तक 46 लोगों की मौत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों पर। शुरुआत करेंगे जहां पर आज 2 राज्यों का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। आज 2 राज्यों में सीएम करेंगे धुआंधार प्रचार। हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सीएम योगी करेंगे प्रचार प्रसार। हिमाचल प्रदेश के मंडी और हमीरपुर लोकसभा में करेंगे रैली। पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना में जनसभा करेंगे। आज 2 राज्यों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे प्रचार प्रसार। सीएम योगी का हिमाचल प्रदेश और पंजाब दौरा आज। हिमाचल प्रदेश के मंडी और हमीरपुर लोकसभा में रैली करेंगे, तो वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना में जनसभा करेंगे। बता दें कि आपको कि सिर्फ लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण शेष रह गया है। 1 तारीख को इस पर चुनाव होने हैं, जिसको लेकर के अभी से ही तमाम दल अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी की ओर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 राज्यों के दौरे पर हैं। हिमाचल और पंजाब का दौरा करेंगे और जनसभा करते हुए जनता को साधने का प्रयास करते हुए नजर आएंगे। लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूसरे राज्यों में बढ़ती डिमांड को देखते हुए उनकी इन रैलियों का, जनसभाओं का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर वो हिमाचल प्रदेश और पंजाब पहुंचेंगे, जनसभा और रैली करते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में जनता से ज्यादा वोट करने की अपील भी करेंगे। तो वहीं जनसभा के दौरान विपक्ष पर भी बरसते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के बारे में बता दें, जहां पर 2 राज्यों के दौरे पर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हिमाचल प्रदेश के मंडी में जनसभा करेंगे, वहीं पंजाब के आनंदपुर साहिब और लुधियाना में जनसभा संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। तो 2 राज्यों में धुआंधार प्रचार करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर आपको महाराजगंज से बताएंगे, जहां पर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का महाराजगंज दौरा आज। निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज में करेंगे जनसभा। निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज में आज 12 बजे करेंगे जनसभा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में करेंगे जनसभा। आखिरी चरण के प्रचार में सपा अध्यक्ष झोंकेंगे ताकत। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में जनसभा करेंगे सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। आखिरी चरण के प्रचार में सपा अध्यक्ष झोंकेंगे ताकत। आखिरी चरण 1 जून को होना है, जिसको लेकर के सपा और कांग्रेस कार्यकर्ता भी अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव महाराजगंज पहुंचेंगे और एक जनसभा संबोधित करते हुए नजर आएंगे। तो अखिलेश यादव का महाराजगंज दौरा है, जहां निचलौल के किसान डिग्री कॉलेज में दोपहर 12 बजे जनसभा का आयोजन किया जाएगा। इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के पक्ष में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। आखिरी चरण के प्रचार में सपा अध्यक्ष अपनी ताकत झोंकते हुए नजर आएंगे। तो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वीरेंद्र चौधरी, जिनके पक्ष में जनसभा करेंगे अखिलेश यादव। आखिरी चरण के प्रचार में सपा अध्यक्ष झोंकेंगे ताकत। तो वहीं आपको बता दें कि सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस गठबंधन के तहत लोकसभा चुनाव लड़ रही है। इसी को देखते हुए अखिलेश यादव भी महाराजगंज पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं उनके महाराजगंज दौरे को लेकर के सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता भी उत्साहित नजर आ रहे हैं। बढ़ते खबरों में आगे, जहां पर कुशीनगर और सोनभद्र दौरे पर एमपी सीएम मोहन यादव। एमपी सीएम मोहन यादव कुशीनगर में करेंगे रोड शो। एमपी सीएम मोहन यादव कुशीनगर में करेंगे रोड शो। सुबह 11 बजे शुरू होगा सीएम मोहन यादव का रोड शो। सोनभद्र में दुद्धी से करेंगे जनसभा।
मध्य प्रदेश के सीएम का कुशीनगर दौरा, जहां पर 11 बजे से सीएम मोहन यादव के रोड शो की शुरुआत की जाएगी। सोनभद्र में दुद्धी से विड़मगंज तक रोड शो करेंगे एमपी सीएम मोहन यादव। तो कुशीनगर और सोनभद्र के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। एक रैली करते हुए नजर आएंगे और 11 बजे से सीएम मोहन यादव की रैली की होगी शुरुआत। सोनभद्र में दुद्धी से विड़मगंज तक एक रोड शो करते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो कुशीनगर और सोनभद्र के दौरे पर है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव कुशीनगर में रैली करते हुए नजर आएंगे। सुबह 11 बजे से इस रैली की शुरुआत भी होगी। सोनभद्र में दुद्धी से विड़मगंज तक रोड शो करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव। तो कुशीनगर और सोनभद्र के दौरे पर हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जहां पर वो एक रैली करते हुए नजर आएंगे। कुशीनगर में रोड शो करेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जो कि 11 बजे से शुरू होगा। बढ़ते हैं खबरों में आगे, जहां पर कुशीनगर चंदौली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे रामकोला कुशीनगर में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। सुबह 11 बजे रामकोला कुशीनगर में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 2 बजे गांधी स्मारक कॉलेज चंदौली में करेंगे जनसभा। तो कुशीनगर और चंदौली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे रामकोला कुशीनगर में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 2 बजे गांधी स्मारक कॉलेज चंदौली में रक्षा मंत्री की होगी जनसभा। शाम 4 बजे सैयद राजा चंदौली में भी रक्षा मंत्री करेंगे जनसभा। तो कुशीनगर और चंदौली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे रामकोला कुशीनगर में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री। दोपहर 2 बजे गांधी स्मारक कॉलेज चंदौली में करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे सैयद राजा चंदौली में भी जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो खबर आपको बता रहे हैं, कुशीनगर और चंदौली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे रामकोला कुशीनगर में रक्षा मंत्री करेंगे जनसभा। दोपहर 2 बजे गांधी स्मारक कॉलेज चंदौली में जनसभा का भी आयोजन किया जाएगा। शाम 4 बजे सैयद राजा चंदौली में रक्षा मंत्री करेंगे जनसभा। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के दौरे के बारे में बता रहे हैं, जहां पर कुशीनगर और चंदौली के दौरे पर हैं। इसके अलावा सुबह 11 बजे रामकोला कुशीनगर में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री और दोपहर 2 बजे गांधी स्मारक कॉलेज चंदौली में भी करेंगे जनसभा। शाम 4 बजे सैयद राजा चंदौली में जनसभा करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कुशीनगर और चंदौली दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। खबर आपको कानपुर से बताएंगे, जहां पर बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। घटना के दौरान बस में बैठे लोग में मची चीख पुकार। घटना के दौरान बस में बैठे लोगों में मची चीख पुकार। घटना के दौरान बस में सवार 8 लोग हुए घायल। पुलिस ने घायलों को पहुंचाया सीएचसी भीतरगांव। गंभीर 4 घायल युवकों को किया गया रेफर। और ये तस्वीरें भी घटनास्थल से सामने आ रही हैं। कानपुर से खबर है, जहां पर बारातियों से भरी बस अचानक पलट गई, जिस दौरान बाराती बस में थे और इसी दौरान चीख पुकार भी मचने लगी। 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इस हादसे में बस में सवार 8 लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। तो पुलिस ने घायलों को सीएचसी भीतरगांव पहुंचा दिया है। गंभीर 4 घायल युवकों को कानपुर रेफर किया गया है। ओवरटेक करने के चलते ट्रैक्टर से हुई टक्कर। बेहटापाली से चमर सेवहाड़ी घाटमपुर जा रही थी बस। साड़ थाना क्षेत्र के बेहटा बुजुर्ग गांव के पास की घटना। बारातियों से भरी बस अनियंत्रित होकर पलटी। खबर कानपुर से सामने आ रही है, जहां पर बारातियों से भरी बस पलट गई। घटना के दौरान बस में बैठे लोगों की मची चीख पुकार। हादसे में बस में सवार 8 लोग भी घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को सीएचसी भीतरगांव पहुंचा दिया है। तो गंभीर 4 घायल युवकों को कानपुर रेफर कर दिया गया है। ओवरटेक करने के चलते ट्रैक्टर से बस की हुई थी टक्कर।
इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अंकुर शुक्ला जुड़े हुए हैं। अंकुर, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि बस को ट्रैक्टर को ओवरटेक करने के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई, क्या कुछ जानकारी है? जी अवंतिका, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला सार थाना क्षेत्र का जो पाली कस्बा पड़ता है उसी के पास का गांव है भेटा सका गांव। वहां से मुकेश कुमार की बारात घाटमपुर के चौड़ाई गांव जा रही थी और रास्ते में भेटा बुजुर्ग गांव पड़ता है। वहां पर जैसे ही बस पहुंची है तो ट्रैक्टर ट्रॉली जा रहे थे, उसको ओवरटेक करने के चक्कर में ये बस पलट गई है और 8 लोग घायल हो गए हैं, घायल हो गए थे, जिनको मौके पर एम्बुलेंस व पुलिस सहायता उपलब्ध करा के सीएससी भीतर गांव पहुंचा दिया गया है। और अभी वो गंभीर रूप से जो घायल थे थोड़ा बहुत, उनको वापस घर भेज दिया गया। जी बिल्कुल, और साथ ही जो बाकी अन्य घायल हैं उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? बिल्कुल, अब स्थिति सामान्य है और जो घायल थे उनको ट्रीटमेंट के बाद में, इलाज और उपचार के बाद में वापस घर भेज दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया अंकुर आपका अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो कानपुर से एक घटना सामने आ रही है जहां पर ओवरटेक करने के चलते बस अनियंत्रित होकर पलट गई। बस में सवार 8 लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल उनका उपचार करा करके उन्हें वापस घर भेज दिया गया है। खबर आपको बताते हैं जहां पर बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा गुस्सा। बिजली कटौती पर लोग भड़के, बिजली विभाग पर उपभोक्ताओं का निकल रहा है गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बिजली कटौती से नाराज लोग सड़कों पर उतरे। बिजली विभाग पर उपभोक्ता का निकल रहा है गुस्सा। नाराज लोगों ने सड़क जाम करके शुरू किया प्रदर्शन। सड़क जाम होने से लोगों का आवागमन हुआ बाधित। बता दें कि लगातार भीषण गर्मी को देखते हुए बिजली की मांग बढ़ती जा रही है, जहां पर इस मांग की आपूर्ति करने के लिए बिजली कटौती भी की जा रही है, जिसको देखते हुए उपभोक्ता बिजली विभाग पर गुस्सा जता रहे हैं और इन्हीं नाराज लोगों ने सड़कों पर उतरकर जाम लगाना शुरू किया, जिसके बाद लोगों का आवागमन बाधित होने लगा। ज्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से भीषण गर्मी पड़ रही है और इसको लेकर के लोगों की जो बिजली की डिमांड है वो भी बढ़ गई है, जहां पर बिजली कटौती से लोग परेशान होकर अब सड़कों पर उतरते हुए भी नजर आ रहे हैं, क्या कुछ अभी तक किया गया है जिससे लोग जो है इस तरीके के हंगामे ना करें? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से लगातार बिजली की डिमांड बढ़ गई है और ओवरलोड होने के कारण कहीं ना कहीं फॉल्ट भी हो रही है, जिसको लेकर राजधानी लखनऊ में लगातार बिजली संकट है वो गहरा गया है और ये जो लोगों को, आम लोगों को झेलना पड़ रहा है। रात को लाइट जाती है 12-12 घंटे, 8-8 घंटे, 24-24 घंटे, ऐसे कई एरिया है जहां पर लाइट फॉल्ट होती है, उस पर लाइट बनने में समय लग रहा है। उसके बाद लोगों का जो गुस्सा है वो सड़कों पर देखने को मिलता है। जो ऑफिस बिजली विभाग के, वहां पर गुस्सा देखने को मिलता है। लोग वहां पर तोड़फोड़ करने का प्रयास करते हैं, रास्ते को बाधित करते हैं। इसी कड़ी में एक बुद्धेश्वर चौराहे का पूरा मामला है जहां पर रात को लाइट चली गई और जो लाइट आ भी रही थी वो 5 मिनट के लिए आ रही थी, 2 घंटे के लिए जा रही थी। कुछ फॉल्ट हुई जिसके बाद लोग वहां बिजली रोड पहुंचे, बुद्धेश्वर चौराहे पर पहुंचे और वहां पर उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया और रोड को जाम कर दिया। फिलहाल वहां पर पुलिसकर्मी पहुंचे, लेकिन उनकी भी बात जो लोगों ने नहीं मानी, क्योंकि ये लगातार जो बिजली का संकट है वो पिछले 10-15 दिन से राजधानी वासियों को भी झेलना पड़ा, चाहे वो वीआईपी एरिया हो, चाहे वो नॉर्मल एरिया हो। कहीं ना कहीं बिजली विभाग को जो तैयारी करनी चाहिए थी, उनकी तैयारी जो है सिर्फ कागजों में हुई थी, लिखा पढ़ी जो हुई थी कि हम बिजली की समस्या प्रदेशवासियों को नहीं होने देंगे। लेकिन तमाम जगह राजधानी में ऐसे जो घटनाएं जो सामने आ रही है, रोड जाम की और हंगामे की, वो लगातार देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, और वहीं जानकारी ये भी सामने आ रही है कि जगह जगह पर बिजली के ओवरलोड के चलते जो ट्रांसफार्मर है वो भी फूंक जा रहा है और इससे भी कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी हो रही है। देखिए, बिल्कुल जब ओवरलोड होगा तो कहीं ना कहीं इसका जो असर है वो ट्रांसफार्मर पर पड़ेगा, क्योंकि सारा जो लोड है वो ट्रांसफार्मर ही झेलता है। लेकिन बिजली विभाग ने एक और उसके लिए निकाला सोल्यूशन कि ट्रांसफार्मर के सामने कूलर रखे, कूलर से ठंडा करे ट्रांसफार्मर को।
लेकिन उसके बावजूद भी तमाम ऐसे एरिया जहां पर राजधानी लखनऊ में भी बिजली संकट गहराया हुआ है और लोगों में साफ तौर पर इस तरह का गुस्सा है वो देखा जा रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया भरत आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि लगातार देखा जाए तो जिस तरीके से बिजली कटौती की जा रही है, कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर कई कई घंटों तक बिजली कटौती की जा रही है, जिसको लेकर के लोग काफी परेशान होते दिख रहे हैं और नाराज होकर के उन्होंने सड़कों पर उतरकर जाम और धरना प्रदर्शन भी किया। लगातार बिजली की बढ़ती मांग को देखते हुए कहीं ना कहीं प्रशासन भी उस मांग की आपूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है। और रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, दोबारा से रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। खबर आपको बताएंगे जहां पर एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, गौवंशों की तस्करी करने वाले अभियुक्त हुए गिरफ्तार। एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, गोवंश की तस्करी करने वाले अभियुक्त हुए गिरफ्तार। एसटीएफ ने 50,000 के इनामी समीर को पकड़ा। महाराष्ट्र के मुंब्रा जनपद ठाणे से किया गिरफ्तार। गोवंशी पशुओं के मांस गिरोह को बेचता था समीर। गिरोह के सदस्य के साथ करता था गोवंश की तस्करी। एसटीएफ की दबिश के दौरान समीर के साथी हुए फरार। समीर के खिलाफ दर्ज हैं कई आपराधिक मामले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता भरत सेठी जुड़े हुए हैं। भरत, देखा जाए तो जिस तरीके से एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए गोवंश की तस्करी करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है, लेकिन जानकारी ये भी है कि आरोपी के जो साथी हैं वो फरार हो गए। देखा जाए तो किस तरीके से अब एसटीएफ उन फरार आरोपियों को पकड़ने की जो है प्रयास कर रहा है। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से एक एसटीएफ कह सकते हैं बड़ी कामयाबी मिली है। एसटीएफ ने उत्तर प्रदेश के बरेली के रहने वाले समीर को गिरफ्तार किया है, जिसके ऊपर 50,000 का इनाम था। समीर के ऊपर ये भी आरोप थे कि जो गौवंशी को चोरी करता था, रात अपने साथियों के साथ जाता था और गौवंशी को चोरी करता था और उनको फिर काटता था। काट के एक छोटी छोटी प्लास्टिक में 2 किलो 5 किलो करके अलग अलग लोगों को देता था बेचने के लिए। फिलहाल इसके ऊपर एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करी है। यूपी से एक एसटीएफ की टीम महाराष्ट्र गई थी, वहां पर दबिश दी और समीर को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल समीर जब दबिश दी गई तो समीर का जो साथी थे वो फिलहाल भागने में सफल रहे, लेकिन समीर की गिरफ्तारी होने के बाद अब तमाम इनपुट्स जो है वो एसटीएफ खंगालेगी और उनके साथियों तक पहुंचने का काम करेगी। एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश कह सकते हैं किया है और एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। अब समीर के साथ कौन कौन थे और कौन इनका सरगना है, तो तमाम एंगलों से एसटीएफ पूछताछ करेगी और उनको गिरफ्तारी करने का काम करेगी। फिलहाल एक ये कह सकते हैं कि एक बड़ी कामयाबी के लिए 50,000 का जो इनामी था समीर, उसको महाराष्ट्र में जाकर मुंब्रा थाने से गिरफ्तार किया गया है। बिल्कुल, यानी कि एसटीएफ की एक बड़ी कार्रवाई भी यहाँ पर सामने आ रही है और जिस तरीके से 50,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है और कहीं ना कहीं जल्द ही जो फरार साथी हैं उन्हें भी गिरफ्तार कर एसटीएफ जल्द ही उन पर भी कार्रवाई करेगी। बहुत शुक्रिया आपका भरत, अधिक जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। वहीं आपको राजधानी लखनऊ से खबर बताते हैं जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत। अस्पताल में हुई महिला की मौत, परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की हुई मौत, अस्पताल में हुई महिला की मौत, परिजनों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप। परिजनों ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। हत्या कर अस्पताल में भर्ती कराने का लगाया आरोप। बेटी की मौत की सूचना छिपाए जाने का भी आरोप। निजी अस्पताल से केजीएमयू लेकर गया था पिता। केजीएमयू के डॉक्टरों ने की मौत की पुष्टि। पिता महिपाल ने बंथरा थाने में दी तहरीर। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, जिस तरीके से जानकारी सामने आ रही है कि संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है, तो दूसरी ओर परिजनों का दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। क्या है पूरा मामला? क्या अभी तक स्थिति स्पष्ट हो पाई है कि किन कारणों से जो महिला है उसकी मौत हुई है? थाना क्षेत्र के लोना गांव के रहने वाले महिपाल हैं और महिपाल का कहना है कि 1 साल पहले उनकी बेटी शालिनी का विवाह जो है वो उन्नाव जिले के सोरामाव थाना क्षेत्र में एक सरा गांव है
वहां पर जी। प्रमोद से हुआ था और अच्छी खासी इन्होंने दान दहेज दिया था। लेकिन कुछ दिन पहले उनकी बेटी से बातचीत हुई थी और अक्सर ये बात होती रहती थी कि और खिटपिट हो रही रहती थी दोनों के घरों के बीच में कि दान दहेज को लेकर के काफी लड़ाइयाँ होती थी, लेकिन सुलह भी होती थी। लेकिन कुछ दिन पहले ये कहा गया कि शालिनी की अचानक से संदिग्ध मौत हुई। पहले परिवार जो ससुराल वाले हैं, प्रमोद है और उनके जो पति हैं और अन्य ससुराल वाले हैं, निजी अस्पताल ले गए, फिर वहां से लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर लाए, तब वो मृत अवस्था में पाई गई। जो महिपाल है उनका कहना है कि जब वो देखने पहुंचे तो ये जरूर दागदार चोट के निशान दिखे थे शालिनी के शरीर पर और उन्होंने दहेज हत्या और तमाम अन्य चीजों पे आरोप लगाते हुए प्रमोद के परिवार वालों के खिलाफ बंदरा थाने में तहरीर दी है। तो सीधा सीधा ये दहेज हत्या का मामला लगता है। फिलहाल बंदरा थाने की पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम करा करके जो शव है वो परिजनों को सौंप दिया गया है। इस मामले में जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एंटीमार्टम इंजरी आती है और जरूर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये बात का जाहिर होगा कि आखिरकार मौत किस वजह से हुई है, तो जरूर उन ससुराल वालों के खिलाफ और पति प्रमोद के खिलाफ आगे की मुकदमा करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शिवा आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो लखनऊ से खबर सामने आ रही है जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई है। तो वहीं महिला के परिजनों का कहना है कि लगभग 1 साल पहले शादी हुई थी, दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं परिजन। फिलहाल महिला का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और पोस्टमार्टम होने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि आखिर किन कारणों से महिला की मौत हुई है। तो वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने संयुक्त रूप से जनसभा संबोधित की। इस दौरान दोनों नेताओं ने भाजपा सरकार के आने वाली योजनाओं के बारे में विस्तृत चर्चा की और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के साथ विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। चुनाव में जीत के बाद इन विकास कार्यों को और बढ़ाया जाएगा। इसी बीच कुशीनगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। खबर हम आपको कुशीनगर से बताएंगे जहां पर एआईएमएम चीफ का सपा अध्यक्ष पर हमला। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान आया सामने। अखिलेश यादव के कार्यकाल पर ओवैसी का बयान, कहा कि जिसे मुस्लिम का मां लेना नहीं आता वह रहनुमा कैसे होगा। जिसे मुस्लिम का मां लेना नहीं आता वह रहनुमा कैसे होगा। मुजफ्फरनगर दंगे में मुस्लिम पर अत्याचार हुए। अखिलेश यादव और नरेंद्र मोदी में कोई फर्क नहीं है। अखिलेश ने 62 में सिर्फ 4 मुस्लिम को उम्मीदवार बनाया। खबर कुशीनगर से सामने आ रही है जहां पर एआईएमआईएम चीफ ने अखिलेश यादव पर बोला बड़ा हमला। असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव के कार्यकाल पर ओवैसी का बयान सामने आया। ओवैसी ने कहा कि जिससे मुस्लिम का मां लेना नहीं आता वह रहनुमा कैसे होगा। नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, पिछड़ा समाज के 20% लोग अरबपति थे। अब 2024 में से 10% में कमी आ गई और 90% अपर कास्ट के लोग अब अरबपति है इस देश में। वो कैसे हुआ बताएं मोदी जी। और आरक्षण यकीनन ये खत्म करेंगे। अगर ये जो 400 पार की बात कर रहे हैं, ये उसका मकसद है कि बाबा साहब के संविधान को या तो कमजोर कर दो या खत्म कर दो और आरक्षण खत्म कर दो। ये उनका असल मंसूबा है। और उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।